वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन वुमेन रिसेप्टर फॉर ओपोइड आर प्रेजेंट इन। वुमेन बीइंग में ओपोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, जैसे कि ड्रग जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जैसे ओपोइड हो गया, कैनाबिनॉइड हो गया और कोका एल्कलॉइड हो गया। इन सब का अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है और ये जैसे ही बॉडी में इंटर करते हैं तो अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेते। तो हमें ये बताना है कि ओपोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है, क्या हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओपोइड का रिसेप्टर हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे ही ओपोइड बॉडी में इंटर करता है तो हमारे सीएनएस से और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों के रिसेप्टर से ये जाके बाइंड करता है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सब्सटेंस given to cancer patient in order to activate their immune system and destroy the tumor is। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है एक्टिवेट करने के लिए? किसको एक्टिवेट करने के लिए? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो ट्यूमर सेल को क्या करे? डिस्ट्रॉय करते। मींस हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको दिया जाता है बॉडी में ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। और वो हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करेगा, मींस जो हमने सब्सटेंस दिए हैं उसको एक्टिवेट करेगा और इससे क्या होगा? ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है, क्या हिस्टामाइन का यूज किया जाता है, या फिर इंटरल्यूकिन का यूज किया जाता है, या फिर अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, या फिर मॉर्फिन का यूज किया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन, बुक में दो जगह पे इंटरफेरॉन की बात की गई, बट यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन, एक इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन सेल्स, मींस ऐसी सेल्स जिसपे वायरस आके अटैक करते हैं उनसे प्रिवेंट करता है इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है इसका यूज किया जाता है, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, जिसका यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। तो यहाँ पे ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है? दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following approaches are used for the treatment of cancer। इन चार में से ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या इम्यून थेरेपी का यूज किया जाता है? इम्यून थेरेपी का भी यूज किया जाता है इसमें, मतलब अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है और डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर सेल को, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो सके। और सर्जरी का भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। मींस इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन सारी टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। केमिकल कार्सिनोजेन किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है, क्या ये स्किन कैंसर कॉज करता है, या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर कॉज करता है, या फिर स्टमक कैंसर कॉज करता है, या फिर ये लंग कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजेन जो प्रेजेंट होता है टोबैको के स्मोक में, ये कौन सा कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। टोबैको को जो भी पर्सन टोबैको का यूज करते हैं उसमें कार्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, कार्सिनोजेन केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो किस टाइप के कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया इज। किसी भी पर्सन को ल्यूकेमिया डिजीज हुआ है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू। क्या एडिपोज टिश्यू में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मिड क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्लाज्मा की सेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं,
या फिर जो है मेलेनोसाइट जो है इसके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर WBC इंक्रीज हो जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे हम कॉमनली ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। तो ब्लड कैंसर मीन्स ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following day is celebrated as World AIDS Day? इन चार ऑप्शन में कुछ डेज के नाम लिखे गए हैं, हमें ये बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 31 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 दिसंबर को किया जाता है, या फिर 31 दिसंबर को किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 1 दिसंबर। सो द करेक्ट आंसर इज C. Next question is which of these gland is large at the time of birth? इन चार में से ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बर्थ के समय उसकी साइज कैसी होती है, लार्ज होती है, बट जैसे जैसे पर्सन एडल्ट होते जाता है उसकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे स्मॉल साइज की हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया एडिनल, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और चौथा है स्प्लीन। थाइमस की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है और जैसे जैसे पर्सन की एज होती जाती है उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाता है उसके। क्यों? क्योंकि जो थाइमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द पर्पस ऑफ टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा गया कौन सी ग्लैंड की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है और एडल्ट में उसकी साइज धीरे धीरे स्मॉल हो जाती है, दैट इज थाइमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is which of the following cell actively participate during allergy? इन चार में से ऐसी कौन सी सेल है जो कि एलर्जी में पार्टिसिपेशन करती है। पहला ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है लीवर सेल, तीसरा है मास्ट सेल और चौथा है रेड ब्लड सेल। मास्ट सेल किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस कंडीशन में, ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के कंडीशन में हमारी कौन सी सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज मास्ट सेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओरिंथिन साइकिल ऑपरेट इन, ओरिंथिन साइकिल को कौन ऑपरेट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ओरिंथिन साइकिल को ऑपरेट कौन करता है, क्या हमारा स्टमक करता है, क्या हमारा पैंक्रियास करता है, या फिर हमारा लीवर करता है, या फिर हमारा ओरल कैविटी करता है। ओरिंथिन साइकिल के फंक्शन को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए कौन ऑपरेट करता है, उसको हमारा लीवर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिंथिन साइकिल परफॉर्म, ओरिंथिन साइकिल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्प्लीन के अंदर, या फिर लीवर के अंदर यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर लीवर के अंदर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओरिंथिन साइकिल क्या करता है, ये यूरिया को फॉर्म करता है, मींस यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी हमने पढ़ा कि कौन ऑपरेट करता है, हमारा लीवर करता है, तो यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा किसके अंदर, हमारे लीवर के अंदर। तो ओरिंथिन साइकिल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया इज फॉर्म इन लीवर फ्रॉम, यूरिया का फॉर्मेशन जो है लीवर के अंदर होता है। तो अब यूरिया जो है बनता कैसे है, पहला ऑप्शन है क्या अमोनिया और नाइट्रोजन से बनता है, या फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, या फिर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और एस्पार्टिक एसिड से बनता है, या फिर अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है। ओरिंथिन साइकिल मींस ओरिंथिन साइकिल जो परफॉर्म हो रही है उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। अब यूरिया बनता कैसे कैसे है, यूरिया बनता है बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया, CO2 और एस्पार्टिक एसिड। ये तीन चीज मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, यूरिया का, किसके अंदर, लीवर के अंदर। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, ओरिंथिन साइकिल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन, पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है। अब ये पोडोसाइट होता क्या है, पहली बात तो पोडोसाइट क्या है, छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं या उसे हम स्लिट पोर्स बोल सकते हैं। करता क्या है, ये फिल्ट्रेशन के समय जब यूरिन का फॉर्मेशन होता, पढ़ा होगा 3 स्टेप होते हैं,
क्या होते हैं, 3 स्टेप होते। तो उसमें पोडोसाइट क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, क्या ये एफरेंट आर्ट्रियोल के पास प्रेजेंट होता है, या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल के पास प्रेजेंट होता है, या फिर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के पास प्रेजेंट होता है, या फिर बोमेन कैप्सूल या पूरे बोमेन कप के पास प्रेजेंट होता है। पोडोसाइट जो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट या फिल्ट्रेशन पोर्स बोलते हैं, ये किसके पास प्रेजेंट होता है, बोमेन कैप्सूल के पास प्रेजेंट होता है। किसके पास प्रेजेंट होता है, बोमेन कैप्सूल के पास प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NH3 मीन्स अमोनिया, इज अमोनिया का नेचर कैसा होता है, क्या ये लेस टॉक्सिक होता है, या फिर टॉक्सिक होता है, या फिर हाईली टॉक्सिक होता है, या फिर ऐसा मत से कोई नहीं। इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है। पता तो सबको है टॉक्सिक होता है, बट अमोनिया टॉक्सिक ही नहीं होता है, वो मोर टॉक्सिक होता है। मींस अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया के बाद क्या होता है, यूरिया होता है। उसके बाद कौन होता है टॉक्सिक, दैट इज यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया के बाद क्या होता है, यूरिया होता है। उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक होता है, और हमारा अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया कैसा होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, वो हाईली टॉक्सिक होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज। इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं बिलोंग करता है। ग्लोमेरुलस ये बिलोंग करता है, हेलेलूप भी बिलोंग करता है, और हमारा DCT दैट इज डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल भी बिलोंग करता है। बट कलेक्टिंग डक्ट का कोई भी रोल नहीं होता, मींस ये जो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं आता है, ये इसके बिलोंग नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोमेन कैप्सूल इज लाइंड बाय। बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है, क्या ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, या फिर स्क्वाइमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है, या फिर नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, या फिर नॉन सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। हमारी बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग जो बनी हुई होती है वो किससे होती है, दैट इज स्क्वाइमस एपिथेलियम। ये लाइनिंग किससे बनी हुई होती है, जैसे बोमेन कैप्सूल हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, PCT, DCT, हेलेलूप, ये सब जरूर पूछा जाता है कि उसकी लाइनिंग किससे बनी हुई होती है। तो बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है, दैट इज स्क्वाइमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to a excessive loss of the blood from the body। हमारी ब्लड सेल मीन्स हमें उस ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके नंबर्स अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तो जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। तो ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखते हो ऑप्शन में क्या दिया। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, दूसरा थ्रोम्बोसाइट, तीसरा इरिथ्रोसाइट, और चौथा दिया ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट को RBC, ल्यूकोसाइट को WBC। प्लेटलेट्स हम 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्लेटलेट्स के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड मींस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। जिस भी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स के नंबर कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, या बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, उस पर्सन में कंटिन्यूअस अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। तो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जिसे थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक WBC। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा WBC, ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जो फैगोसिटिक का काम करता है। फैगोसिटिक का मतलब होता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल होता है जो डिस्ट्रॉय करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता हो, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता हो। पहला ऑप्शन है क्या इसिनोफिल लिम्फोसाइट करता है,
या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल इसिनोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज करता है। फैगोसिटी का काम WBC व्हाइट ब्लड सेल का ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जो फैगोसिटी का काम करता है, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हमारी बॉडी में कम से कम 6 से 8% प्रेजेंट होता है दोनों को मिला के, और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज 60 to 65%। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रिवेंट करते हैं। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का काम क्या होता है, ये ऐसे WBC हैं जो फैगोसिटी का काम करते हैं, दैट इज डिस्ट्रॉय द पैथोजन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहां से शुरू होता है? पहला ऑप्शन है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर किडनी से लीवर को, या फिर हार्ट से लीवर को, या फिर लीवर टू किडनी। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंड फ्रॉम लीवर। स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक जो चलता है, प्रोसेस चलता है, उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो वुमेन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। वुमेन फीमेल में मेनोपॉज किस एज में होता है? मेनोपॉज क्या होता है? मींस परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज का मतलब होता है जब पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है। तो हमें बताना है कि किस एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। पहला ऑप्शन है, क्या 50 ईयर में, या फिर 15 ईयर में, या फिर 70 ईयर में, या फिर 25 ईयर में। मेनोपॉज कब होता है? दैट इज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज A. Next question is, which part of the sperm play an important role in penetrating the egg membrane? स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवम, और मतलब जो अटैचमेंट होता है ओवम और स्पर्म का, उसके साथ उसके अटैचमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला ऑप्शन दिया है एलोसोम, दूसरा ऑप्शन दिया है टेल। इसमें से पहली बात तो दो ही पार्ट जो स्पर्म के हैं, टेल और एक्रोसोम। ये ऑटोसोम और एलोसोम से में कोई मतलब नहीं, दो पार्ट। अब इन दोनों पार्ट में से हमें सोचना है कि कौन सा पेनिट्रेटिंग में हेल्प करेगा। पेनिट्रेटिंग मतलब अटैचमेंट, पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब? अटैचमेंट। अब टेल रीजन तो अटैचमेंट में हेल्प नहीं करेगा। टेल रीजन का काम क्या होता है? बस स्पर्म में जो टेल प्रेजेंट, उसका बस काम यही तक होता है कि वो स्पर्म को बिल्कुल प्रॉपरली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ट्रांसफर करते, उसके बाद वो वहीं पे बॉडी के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी टेल का कोई भी काम नहीं होता। तो बचा क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम टॉप पार्ट होता है स्पर्म का, करता क्या है? फर्टिलाइजेशन में और पेनिट्रेटिंग ऑफ द एग मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर इन। oocyte में सेकेंडरी मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है, क्या ओवरी में होता है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर यूट्रस में होता है। oocyte, in oocyte secondary maturation will take place in the fallopian tube. secondary maturation oocyte का मतलब क्या होता है? mature female gamete। तो mature female gamete में जो secondary maturation होता है वो कहाँ पे होता है? that is fallopian tube में। so the correct answer is C. next question is, beside activating the egg, another role of sperm is to carry two egg। देखो स्पर्म का तो एक काम क्या होता है, स्पर्म का जो है एक्टिवेटिंग का काम होता है, स्पर्म और एग को कैरी करता है, मींस अटैचमेंट होता है। और क्या करता है स्पर्म? पहला ऑप्शन है, क्या आरएनए के फॉर्मेशन, आरएनए को कैरी ऑफ करता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर डीएनए को, या फिर राइबोसोम। जिस समय फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का आपस में, मींस स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होगा उसी समय गैमेट का भी मतलब जो है डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी उसी समय ही ट्रांसफर होगा, और बाकी किसी समय जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन नहीं होता। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन के समय ही, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के समय ही क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का भी ट्रांसमिशन होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कौन कैरी ऑफ करता है? दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो स्पर्म जो है डीएनए को भी कैरी करता है, मींस ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज। मतलब जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होना
ओवम के पेनिट्रेशन मीन्स अभी जो है ओवम जो है वो स्पर्म के साथ जो स्पर्म जो है अभी ओवम के साथ वो पेनिट्रेट नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रिपरेशन हो रहा है, मीन्स अभी वो तैयार हो रहा, बन रहा है, उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है क्या उसे स्पर्मिएशन कहेंगे, या फिर उसे कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर उसे कैपेसिटेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म खुद को प्रिपेयर कर रहा है ओवम से पेनिट्रेट होने के लिए, और उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन क्या होता है? उस प्रोसेस को कहते हैं जब स्पर्म का रिलीज होता है, मींस स्पर्म जब रिलीज होता है उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। हमें ये बताना है कि स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है। पहला ऑप्शन है क्या वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, या फिर वास डिफरेंस से रिलीज होता है, या फिर एपिडिडाइमा से रिलीज होता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म, और स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है, और स्पर्म जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड से नहीं बिलोंग करता है? सीमानल वेसिकल ये बिलोंग करता है, बर्बुथर ग्लैंड भी बिलोंग करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बिलोंग करता है, बट एम्पुला जो है ये किसका पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है एम्पुला। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among of the following has 23 क्रोमोसोम। इन चार में से ऐसी कौन सी सेल होती है जिसके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? क्या स्पर्मेटोगोनिया के पास होता है? स्पर्मेटोगोनिया के पास कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम जाइगोट ओगोनिया इन दोनों को अलग कर देंगे, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। बचा क्या हमारा? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस की बात की जा रही है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात की जा रही है, तो स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है। उसके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास 46 क्रोमोसोम होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होगा, तब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। अब जब जो है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, मींस क्रोमोसोम के नंबर्स क्या हुए? डिक्रीज हुए, तो 46 से क्या हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें चेंज होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास जब 46 क्रोमोसोम है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितना क्रोमोसोम बचेगा? दैट इज 23 क्रोमोसोम। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सेल है जिसके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा? दैट इज सेकेंडरी oocyte के पास जो है 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among of the following hormone is not secreted by human placenta। इन चार में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारा प्लेसेंटा नहीं सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा जो है एससीजी हार्मोन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, बट हमारा प्लेसेंटा एलएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं सिक्रीट करता। तो कौन करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एलएच हार्मोन सिक्रीट करता, हमारा प्लेसेंटा नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर। ऐसी कौन सी सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है सेल को? क्या लेडिक सेल, या फिर फॉलिकल सेल, या फिर सेटुलाई सेल, या फिर क्रोमोफेन सेल्स? न्यूट्रिटिव सेल मींस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में न्यूट्रिटिव सेल कौन सी होती है? सेटुलाई सेल का काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? दैट इज जर्म सेल, या उसे हम बोल सकते हैं सेक्स सेल को। तो सेक्स सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता? हमारा सेटुलाई सेल प्रोवाइड कराता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा पूरा अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।